यार मैंने ब्रांड तो सेट कर लिया, लेकिन यार प्रोडक्ट के रिव्यूज के बारे में थोड़ा सा सोच रहा हूँ। मतलब लोग क्या सोचते होंगे वो चीज समझ नहीं आ रही है कि अपने प्रोडक्ट को और लोगों तक बड़ी ऑडियंस तक कैसे लेके जाऊँ। पहले मैंने हाइप मार्केटिंग सोची, वो ट्राई करी, लेकिन यार अभी भी कुछ कमी सी क्यों लग रही है। अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रोडक्ट ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा है, या कोई और भी तरीके से और जल्दी ग्रो कर देगा। हाँ जी, सो गाइस की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बिकम अ सक्सेस मूव, यानी कि एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जिससे आपको सक्सेस, यानी कि आपके प्रोडक्ट आपके ब्रांड को जो सक्सेस है वो थोड़े कम टाइम में ज्यादा मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है स्टेबिलिटी की। अब बात करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आखिर होता क्या है। अब देखो, ये एक सब कैटेगरी है वायरल मार्केटिंग की। अगर आपने वायरल मार्केटिंग के बारे में पता हो, आजकल जितने भी ब्रांड्स और ये प्रोडक्ट सेट होते हैं जो ऑनलाइन सेट होते हैं, दे यूज द वायरल मार्केटिंग टेक्निक टू ग्रो। इसमें सब कैटेगरीज आती है। जैसे सबसे पहली कैटेगरी आती है हाइप मार्केटिंग। हाइप मार्केटिंग के बारे में अगर आपको डिटेल में जाना, उसके ऊपर मेरा पॉडकास्ट आपको अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एंड सेम विद द सेकंड सब कैटेगरी दैट इज बज़ मार्केटिंग, उस पर भी मेरा पॉडकास्ट अवेलेबल है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द थर्ड कैटेगरी दैट इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आखिर में होता क्या है। देखो, वर्ड का मतलब है शब्द, माउथ का मतलब है मुंह, ठीक है। तो जो हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं, जो वर्ड्स निकलते हैं, वो सामने वाले को कैसा फील कर रहे हैं। मतलब उससे उसको पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है, पॉजिटिविटी फील हो रही है कि नेगेटिविटी फील हो रही है। अब आप जो बोलते हैं उसका एक ना एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी इंसान के ऊपर। या अगर आपके पास लार्ज ऑडियंस है, अगर आप कोई स्पीकर है या कोई मतलब गाइडर है, तो डेफिनेटली आपके वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो आप बोलेंगे उसका एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके सामने जो ऑडियंस है उस पर। एंड प्लस अगर आप एक बिजनेसमैन है, एक स्टार्टअप सेट करें, तो डेफिनेटली आपके वर्ड्स आर वेरी वेरी प्रीशियस एंड इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके बिजनेस और स्टार्टअप के रिलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सेम विद अगर आप एक क्या बोलते हैं बड़ी ऑडियंस के साथ जैसे स्टेज पे जा रहे हैं, वहां पे अगर आप ये चीज करेंगे, मतलब वर्ड्स ऑफ माउथ मार्केटिंग सही ढंग से, तो वहां पे भी आपकी वर्ड्स में इफेक्ट पड़ेगा। अब आप बोलोगे लेकिन इनफिनिटी हमें ये नहीं समझ आया कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग डिटेल में मतलब इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग यही है कि आप एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हो जिसमें आप लोगों से आम तौर पे बात कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ, इंस्टाग्राम रील्स के बारे में हम देखते रहते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम रील्स हम ऐसे स्क्रॉल करते हैं, कोई भी एक रील, एक बंदा वायरल हो जाए, जैसे सपोज कोई एक रील वायरल हो गई, ठीक है, या कोई एक वीडियो वायरल हो गई, तो वो बंदा हाईलाइट में आ जाता है। हाईलाइट इन द सेंस वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। एक बार वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया तो लोग उसके बारे में सर्च करते हैं। चाहे गूगल सर्च में देख लो, तो गूगल सर्च में, गूगल ट्रेंड्स में अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली उसके बारे में लोग थोड़े टाइम के लिए ज्यादा अमाउंट में सर्च करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक, जो चीज ट्रेंड में आ जाती है ना, उसके लिए इंस्टेंटली बहुत बड़ी ऑडियंस ग्रैब हो जाती है। क्योंकि ट्रेंड में आना इतना आसान काम नहीं है। तो अगर कोई चीज ट्रेंड में आ रही है तो लोगों के दिमाग में होता है यार ये चीज ना ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी 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 बिल्कुल ट्रेंड करेगी, इसका मतलब कुछ तो बात होगी कि ट्रेंडिंग तक पहुंचे। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बन सकती है आपकी कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग आपको बहुत जल्दी ट्रेंडिंग तक पहुंचा सकती है किसी भी प्रोडक्ट को। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सिंपल सी है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में कमी नहीं है, आपको पता है आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही है, लेकिन वो सही ढंग से ग्रो नहीं कर रही, मतलब उसकी सही ढंग से मार्केटिंग नहीं हुई। तो आप क्या कर सकते हैं गाइस, आपका जैसे सपोज कोई प्रोडक्ट है, आपने उसको यूज किया। अब आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट वाले, जोमैटो वाले या स्विगी वाले ऑलवेज आपका बोलते हैं कि फीडबैक जरूर देना, हमें ये स्टार जरूर देना, 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग। क्यों वो बोलते हैं कि ये रेटिंग देना? क्योंकि ये एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की कैटेगरी भी है, क्योंकि ये उसकी एक स्ट्रेटजी है। मतलब बेसिकली
बेसिकली अगर आप एक डिलीवरी बॉय है तो आपकी ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर आपको जितनी ज्यादा रेटिंग मिलेगी एंड आपको जो रिव्यूज मिलेंगे वो पॉजिटिव होंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है आपको और ज्यादा काम मिलेगा, मतलब कि और ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे, जितने ज्यादा ऑर्डर्स उतने ज्यादा प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। तो बेसिकली ये एक तरीका है अपने आप को समझने का कि हमें सही ढंग से कैसे प्रॉफिट गेन करें। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस भी होता है। देखो हर किसी को वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग सही ढंग से नहीं आती है ना समझ में। अब आप देखो मैं वर्ड्स बता रहा हूँ, मैं आपको बात कर, ठीक है। अब मेरी बात किसी को पॉजिटिव लगेगी, किसी को नेगेटिव लगेगी, क्योंकि ये वैरायटी है, ठीक है। हम सबका सोचने का तरीका अलग है। अब जब सब लोगों के अंदर वैरायटी है तो ऑब्वियस सी बात है थॉट प्रोसेस भी सिमिलर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, या ऑपोजिट हो सकते हैं, अगेंस्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब यहीं पे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो ये कर सकती है कि देखो अब आपका प्रोडक्ट के पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पॉजिटिव भी होंगे नेगेटिव भी होंगे। अगर आप एक ऐप डेवलपर हैं, गेम बनाते हैं, या फिर कोई प्ले स्टोर पे ऐप डेवलपमेंट करते हैं, डेफिनेटली आपको अपने ऐप के पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यू मिलते हैं। अब से सपोज मैं गेम खेल रहा हूं, ठीक है। अब कोई भी गेम अगर वो इंटरेस्टिंग है, उसकी स्टोरी कैचिंग है, उसके ग्राफिक्स सही है, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक सही है, तो मुझे क्या लगेगा, अरे गेम तो बहुत सही है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस गेम को और किसी को रेकमेंड करूंगा कि यार तू भी गेम ट्राई कर, मैंने गेम खेल के देखी है, मुझे तो सही लगी। इस तरह से वर्क करती है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। अगर आपको वो चीज सही लग रही है तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, आप उसे रेकमेंड करोगे कि हाँ तू भी ट्राई करके देख ले। और फिर क्या होगा, अगर वो आपका ट्रस्ट में है, या आपके दोस्त है, या फिर कोई रिलेशन है, डेफिनेटली वो क्या सोचेगा, हाँ यार ये कह रहे हैं तो मैं एक बार ट्राई करके देखता हूं। आपने ट्राई किया एंड आपको भी अगर पॉजिटिव मिला, इस तरह से आप एक चेन सिस्टम बना दोगे, फिर आप आगे किसी को बताओगे यार ये ट्राई कर दे कि मुझे बहुत सही लगा। इस तरह से चेन सिस्टम में वो चीज वर्क करती है। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जो अभी चल रहा है, मूवीज का एग्जांपल दो तो मूवीज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को इतना परफेक्टली खेल रही है, मतलब समझ नहीं पाओगे। जस्ट इमेजिन करो गाइस, जितनी भी मूवीज अभी करंटली लॉन्च हुई है कोविड के बाद से, वो मतलब 2022 के बाद से, उनकी स्पीड, उनकी अर्निंग मतलब ऐसे जा रही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बाहुबली मूवी थी, बाहुबली 2 मूवी ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड सेट किया था। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग एक के साथ इन्वॉल्व थे। क्यों? देखो बाहुबली जो मूवी थी अगर आपने देखी तो उसमें क्या हाइप बनी हुई थी, उसकी हाइप ये बनी हुई थी कि जब बाहुबली मूवी एंड हुई थी तो उसमें सस्पेंस उन्होंने क्या छोड़ा था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको समझ आएगा। ये उसका एक सस्पेंस रह गया था जब बाहुबली मूवी पहले लॉन्च हुई थी 2015 में, तब से उसका सस्पेंस बना हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड ये जितना रिव्यू मूवी देखी, एक तो मूवी नेक्स्ट लेवल थी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन उनके दिमाग में बैठ गया और सब सोचते रहे, किसी को कुछ नहीं पता। ये गेम खेली एस.एस. राजामौली द लेजेंडरी डायरेक्टर ने, उन्होंने ये सस्पेंस छोड़ दिया, किसी को कुछ नहीं पता। एंड जब किसी चीज के बारे में हम नहीं जानते तो हमें क्यूरियोसिटी होती है। एंड इसी तरह से बिजनेस भी वर्क करता है। अगर आपके प्रोडक्ट का आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, तो लोगों के दिमाग में क्वेश्चन हो जाएगा, यार क्यों 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 सस्पेंस बना हुआ है। तो फिर वो क्रिएटिविटी अंदर से ना आपके अंदर इतनी उत्सुकता जगेगी कि नहीं कुछ तो है कुछ तो है। अब सोचते रहोगे। इससे क्या होगा, इससे आपकी मार्केटिंग हो गया इन फ्री। तो बेसिकली वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या बनी, ये डायलॉग फेमस हुआ, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। एंड देन इन्होंने 3 साल के बाद जब लॉन्च करी बाहुबली 2 द कंक्लूजन, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्यों तोड़े सारे रिकॉर्ड, जो बाहुबली मूवी का रिकॉर्ड था 650 करोड़ का, वो बाहुबली 2 मूवी ने सीधा 2000 मतलब 1800 करोड़ बन गई। क्यों? कैसे? वो ऐसे हुआ गाइस कि उसकी हाइप बढ़ गई थी। हाइप मार्केटिंग दे हैव यूज्ड एंड सेम दे हैव यूज्ड द वायरल मार्केटिंग टेक्निक। ये डायलॉग लोगों के दिमाग में बिठाना सबसे बड़ी चीज है यार, कि एक मूवी से लोगों को इतना अच्छी तरह से कनेक्ट कर देना कि उनके दिमाग में एक चीज का क्वेश्चन उठाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है गाइस। एंड दे डिड इट सो वेल, इतना परफेक्टली कि कोई भी अगर मूवी को देखेगा अब आजकल की जनरेशन तो डेफिनेटली उनके दिमाग में क्वेश्चन जरूर होगा, ऐसा क्यों हुआ। एंड जब वो उसका सेकंड पार्ट देखेंगे तो उन्हें क्लैरिफिकेशन होगी, अच्छा इस कारण से ये हुआ। तो
ये होता है गाइस, इस तरह से आपको ना सस्पेंस बनाना पड़ता है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट रोक रहा है ना ऑनलाइन में, तो उसका सस्पेंस बनाओ, लेकिन ऐसा सस्पेंस हो जो सुनने में जेन्युइन लगे एंड क्वेश्चन मार्क उठे, व्हाई, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसी चीज सोचो, ऐसा मार्केटिंग का तरीका सोचो जो चीज को इम्पॉसिबल लेवल पे ले जाए। मतलब ये समझ लो कि आपके अगर प्रोडक्ट में दम है, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट हाई लेवल की मार्केटिंग डिजर्व करता है, मेगा टाइकून डिजर्व करता है, तो आपको पहले ये चीज तो अपने दिमाग में बिठानी होगी कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा वो यूनिक होना चाहिए। फिर उसके बाद आप करो रिसर्च, मार्केटिंग एंड अंडरस्टैंड करो। एक बार आप ये सारी चीजें ध्यान से समझ गए ना, फिर आपको समझ आएगा कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत सिंपल स्टेप है। इसी तरह से ये तो मैं पुरानी मूवीज की बात कर रहा हूँ 2018 की, 2021 की बात पुष्पा मूवी, द रूल, ठीक है, एंड फिर एक KGF, उसके बाद जवान, पठान एंड अब पुष्पा 2। ये सारी मूवीज ने वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का यूज किया हुआ है। इतनी ज्यादा तगड़ी हाइप है, इतनी तगड़ी हाइप है, मतलब अभी आप देखोगे पुष्पा 2 मूवी ट्रेंडिंग टॉपिक है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो जो होता है हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक, तो वो बन चुका है। अब आप बोलोगे इनकी इससे बिजनेस का क्या रोल? अरे यार यही तो रियल मैटर है। मूवीज हमें सिखाती है कि मार्केटिंग कैसे करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे ग्रो किया जाता है। अब देखो शाहरुख खान जो है वो मूवीज बनाता है, ठीक, मतलब मूवीज में एक्टर है, वो डायरेक्टर भी, मतलब डायरेक्टर आई थिंक कर ही लेते हैं उसकी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वhatever जो भी है, प्रोड्यूसर भी बन चुका है, ठीक है। तो बेसिकली ही इज मैनेजिंग एवरीथिंग। तो उन्होंने इस वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की टेक्निक को इतना परफेक्टली यूज किया ना कि जो पठान मूवी आप सबको लग रही थी नहीं चलेगी, अचानक से वो 1000 करोड़ पहुंची। आपके दिमाग में क्या वो ये कैसे पॉसिबल हो गया, क्वेश्चन उठाना। फिर एकदम से उसने सेकंड मूवी लॉन्च करी जवान, जो उसने एक और नया लेवल बना दिया, अपने मूवी फिर क्वेश्चन उठ गया ये कैसे पॉसिबल हो गया। फिर तीसरी मूवी उसका भी लेवल बन जाता है, लेकिन उसका कंपटीशन था किसी मूवी से। ये मूवीज गाइस हमें सिखाती है कि सही ढंग से मार्केटाइज अगर किया जाए, तो अगर हम एक साल के अंदर 3 भी ला रहे मूवीज तो भी हिट जाएगा। जो शाहरुख खान ने करके दिखा है कि 3 मूवीज एक साथ लेके आया और तीनों को प्रॉफिट लेके इस लेवल का प्रॉफिट ले गया, जितना बाहुबली मूवी का टोटल प्रॉफिट है उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया। तो ये चीज गाइस हमें समझ आती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट में क्वालिटी है, मूवीज क्या है यार, जो मूवी है वो भी तो एक प्रोडक्ट ही तो है ना, एंटरटेनमेंट प्रोडक्ट है। अब आप वो देखोगे, आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा तभी तो ग्रो करेगा ना। तो इसके लिए आप वेरियस स्ट्रेटजी का यूज करते हो कि वो प्रोडक्ट कम से कम टाइम में ग्रो किया जाए। तो बेसिकली अगर हमारे प्रोडक्ट में दम है तो हम क्या करेंगे, हम उसकी मार्केटिंग के लिए सही ढंग का तरीका ढूंढेंगे, हम लोगों को हायर करेंगे, यार ये वाला प्रोडक्ट है इसको मुझे ऐसे करके ग्रो करना है, स्ट्रेटजी का, तो हम स्ट्रेटजी बताएंगे जो ट्रेंडिंग में। लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का यूज करेंगे तो वो काम कम टाइम में हो सकेगा, ज्यादा ऑडियंस तक ग्रो करेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है गाइस जब आपके प्रोडक्ट में इतना दम हो, आपको अपने प्रोडक्ट पे इतना ट्रस्ट हो, इतना यकीन हो कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है ये ग्रो कर सकता है, इसके चांसेस हैं कि ये बड़े लेवल तक जाएगा। बस अगर ये चीज आपके दिमाग में बैठ गई है, मतलब ऐसे नहीं कि बस इल्यूजन, ना इल्यूजन नहीं, रियलिटी को जब आप एक्सेप्ट करोगे कि आपके प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है, यस आई कैन डू दैट, मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता हूं, बस जब ये चीज आपके दिमाग में आ जाएगी तब जाके आपके प्रोडक्ट की रियल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आपके दिमाग में चीज आती है कि यस मैं तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर, बस जब ये चीज आ जाएगी दिमाग में तो आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। अब जैसे ये एप्पल कंपनी है, इसका जो मेन सीईओ है स्टीव जॉब्स, उसने भी तो ऐसी ही दिमाग का इस्तेमाल किया ना कि उसका प्रोडक्ट 90s के टाइम में ग्रो नहीं कर रहा था, लेकिन आज के टाइम में उसकी मार्केटिंग, उसका जो स्टैंडर्ड है वो ऐसा बना हुआ है कि बड़े बड़े मोबाइल आ गए लेकिन उसकी मार्केटिंग टूटी नहीं। बहुत कंपटीशन है लेकिन फिर भी मार्केटिंग आज तक नहीं टूटी है। एंड कब से है वो प्रोडक्ट, 19 आई थिंक 2000 के टाइम पे एप्पल का फोन लॉन्च हुआ था पहला, तब से लेके आज 2024 साल हो चुके, 25 साल हो चुके, 25 साल तक अपनी मार्केट बनाना कोई हलवा नहीं है। अब हल्दीराम जो है नमकीन हम सब खाते हैं, हल्दीराम की नमकीन कितने सालों से फेमस, 50-60 साल शादी हो गई आई थिंक। हाँ हल्दीराम की नमकीन बहुत पुरानी है, बीकानेर, बीकानो, ये जो ब्रांड है ना इन्होंने अपनी मार्केटिंग इस ढंग से करी है कि आज तक लोग दिमाग में है।
कैसे? वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के कारण इनकी नमकीन का स्वाद इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है कि हमें लोगों को बोलते हैं यार ये नमकीन ट्राई करें। अब ऑब्वियस बात है, चाय तो सभी पीते हैं, तो लेकिन चाय पीने की उसमें कैटेगरी भी बहुत है, ब्रू गोल्ड, ब्रू बॉन्ड, या फिर और भी वेरियस, ताज महल, वाह ताज, ये सब सही ढंग से मार्केटाइज करेगा तभी आज तक ये टिके हुए हैं। कॉफी की मार्केट में नेस्कैफे सबसे बड़ा ब्रांड है, नेस्ले, नेस्कैफे, इन्होंने अपनी मार्केटिंग इस ढंग से करी हुई है कि इनका कंपटीशन कर पाना ही बड़ा मुश्किल है। अब अगर कोई नया कॉफी ब्रांड आ जाएगा वो टक्कर जरूर दे देगा, लेकिन इनका ब्रांड इनका स्टैंडर्ड नहीं टच कर पाएगा, एकदम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सही ढंग से काम करा जाए तो शायद पॉसिबल है, लेकिन वो तब पॉसिबल है जब आपके प्रोडक्ट में कुछ नया हो, कुछ यूनिकनेस हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्टारबक्स की कॉफी है, हमें क्या लगता है स्टारबक्स की कॉफी प्रीमियम क्वालिटी कॉफी है। आज तक भी स्टारबक्स की कॉफी इतनी महंगी है, इतनी महंगी है कि एक नॉर्मल, अगर आप एक नॉर्मल जॉब करते हैं तो आपके लिए स्टारबक्स की कॉफी को अफोर्ड कर पाना आई थिंक 200-250 की कॉफी सिर्फ पीना थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। आपको लगेगा नहीं यार तो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब यहीं पे तो गेम खेल गए ये नेस्ले और नेस्कैफे वाले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो पैकेट की फॉर्म में लॉन्च कर दिया कि आप ये लो पैकेट डालो, बना लो, 2 रुपए 10 रुपए में काम। तो यहाँ से जो नेस्कैफे, नेस्ले की मार्केट है वो इतनी बड़ी मार्केट है आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कम से कम अगर मैं अंदाजा लगा के चलिए, इसमें मेरा प्रेडिक्शन है 20-25 हजार करोड़ की मार्केट हो सकती है बड़े आराम से नेस्कैफे और नेस्ले की। लेकिन जो स्टारबक्स है उसकी मार्केट बड़ी है, बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि उसकी मार्केट, मेन मार्केट इंडिया में नहीं है, बाहर में ज्यादा। इंडिया में मार्केट है स्टारबक्स की, लेकिन इंडिया में इतनी महंगी कॉफी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन यही प्राइस अगर आप आउटर साइड कंट्रीज में देखोगे तो वहां पे कितना पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे $1 अभी 84 रुपीज का है, ठीक है, तो इस ढंग से अगर आप देख के चलो तो आई थिंक ये $2-3 के हिसाब से वहां प्राइस पड़ेगा, ठीक है। तो $2-3 वहां पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्राइस डिफरेंस है। अब ये प्राइस डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इसके पीछे करेंसी वेरिएशन है। इसके ऊपर एक डिटेल पॉडकास्ट मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि करेंसी वेरिएशन के ऊपर भी पॉडकास्ट बनाया जाए, जिसमें आपको मैं डिटेल में समझाऊं कि क्यों इस तरह की करेंसी का इतने वेरिएशन क्यों है, इंडियन रुपीस की करेंसी वैल्यू इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि यूएस डॉलर की जो करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा क्यों है, इंडियन करेंसी की वैल्यू इतनी कम क्यों है, या फिर बैलेंस में क्यों नहीं है, जब $1 क्यों नहीं है, इतना वेरिएशन क्यों। उसके ऊपर मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि उस पर बहुत डिटेल रिसर्च करी है मैंने, तो उस पर बनाएंगे पॉडकास्ट। बट अभी बात करूंगा वर्ड ऑफ माउथ मार्केट की। अब यहीं पे सबसे बड़ा ये है गाइस कि आपका प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं। देखो प्रोडक्ट तो कोई भी बना देगा, ठीक है, कुछ भी प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी में आप बना सकते हो, बीवरेज में बना सकते हो, फूड में बना सकते हो, सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना सकते हो, या कपड़ों का हो, फैशन, क्लोथिंग, कुछ भी हो सकता है। इवन कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन वो प्रोडक्ट को सही ढंग से मार्केटाइज करना ही सबसे बड़ा गेम है, सबसे बड़ा चैलेंज है कि आपका प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का हो, उसे ग्रो कैसे कराना है, वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन टिके रहना मार्केट में हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि इसके लिए सही ढंग से मार्केटाइज करना बहुत जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट की नीड्स को फुलफिल कर रहा हो, प्लस ऑडियंस उससे कनेक्ट हो रही हो, प्लस तीसरी चीज उसका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव, नेगेटिव हो, नो डाउट नेगेटिव हो, इतना नेगेटिव भी ना चला जाए कि वो फिर लोगों की चॉइस ना बने, वो लोगों की बस ऐसे लगे ऑप्शन है। आपको लोगों का ऑप्शन नहीं बनना है, आपको लोगों की चॉइस बनना है कि उनकी नेचुरल चॉइस बने। मतलब ऐसा ना लगे उन्हें कि यार हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना, चलो फिर यही चीज ट्राई कर लेते हैं। जैसे होता है ना चॉकलेट है, ठीक है, किसी एक दुकान पे आपको लगता है इसी दुकान पे हम जाएंगे, तो उस दुकान पे आप जाते हो, वहां पे आपको एक चॉकलेट जो आप हमेशा खरीदते हो वो नहीं मिलती है, तो फिर आप दूसरी चॉकलेट ट्राई करते हो, उसका प्राइस ज्यादा है। लेकिन वहां पे दिक्कत क्या है, उसका प्राइस ज्यादा है, और अगर आपको स्वाद लगी तो वही चॉकलेट दोबारा ट्राई करोगे, ये चॉकलेट में दोबारा ले लो। अब इसी तरह से आपको फिर कुछ नई चॉकलेट ट्राई करने को मिलेगी, फिर स्वाद लगेगी। इस तरह से ये नए प्रोडक्ट आप ट्राई करते हो, यार ये चॉकलेट टेस्टी है, या फिर ये टॉफी टेस्टी है। टॉफी में कितने सारे ब्रांड्स हैं, अलग अलग कैंडी में है,
या फिर एलेबेली में, तो इक्लेयर्स चॉकलेट की कितनी वैरायटी है, तो आप कितनी खाते हैं। तो उससे आपको अलग अलग जितनी अलग ब्रांड की टॉफी खाओगे उसमें बोलेंगे इसमें ये क्वालिटी, आप ये ट्राई करके देखो, आप ट्राई करोगे अगर आपको सही लगती है, हाँ यार ये तो सही है। अब इसी तरह से लंदन डेयरी की टॉफी है, वो भी कितनी चली है, ठीक है, आज में भी चलती है। तो बेसिकली क्या है कि ये सही ढंग से मार्केटाइज करने का तरीका है कि आपके पास सब कैटेगरीज अगर बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का यूज करना सीखो, ताकि आप वायरल मार्केटिंग के सही ढंग को तरीके को समझ सको। एक बार सही ढंग से समझ गए तो एक बार मतलब इससे इससे बस ये हो जाएगा कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का अगर आपको पॉजिटिव रिव्यू मिल जाए तो आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट ऑडियंस तक जल्दी पहुंच जाता है। एक बार वो प्रोडक्ट पहुंच गया, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट की क्वालिटी और ट्रस्ट को मेंटेन रखो, ग्रो करते रहोगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि सेल्स पे हमें फोकस करना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स कितनी है, कंटिन्यूस सेल्स भी है कि नहीं, स्टेबल भी है कि नहीं। कहीं पता लगे उसकी सेल्स ही स्टेबल नहीं, डगमगा रही है, थोड़े टाइम तो चली फिर नहीं चली, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब अगर आपको ब्रांड को मेगा लेवल पे लेके जाते हैं ना, बड़े लेवल पे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी सेल्स में कितनी स्टेबिलिटी है। दैट मैटर्स अ लॉट। ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपकी सेल्स की स्टेबिलिटी है ना तो आपका कैसा भी प्रोडक्ट ग्रो करेगा। लेकिन अगर उसकी सेल्स की स्टेबिलिटी नहीं है ना, चाहे कितना अच्छा प्रोडक्ट हो, वो एक ना एक टाइम पे आके आपको नेगेटिव या लॉस में लेके जा सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी आप तभी मेंटेन कर सकते हो जब उसकी क्वालिटी, उसके ट्रस्ट उतना हो लोगों के अंदर वो चॉइस हो। ऑप्शन मत बनो, चॉइस बनो लोगों की, कि लोगों के अंदर वो जैसे होता है ना, हमारा ये होता है गाइस, हमारे दिमाग में चलती है चीजें, एक बार कोई चीज ट्राई करेंगे हम उसी चीज को फिर दोबारा तीबारा काफी बार ट्राई करते हैं, काफी बार। लेकिन फिर वही बात है ना, अगर उसकी क्वालिटी मेंटेन हो तब हम उस चीज को कंटिन्यूसली ट्राई करते रहते हैं कि हाँ यार ये चीज तो ट्राई कर लेनी चाहिए। तो हमें ऐसे बनना कि लोगों की नॉर्मल की जरूरतों में हमें अपनी चॉइस को फिट करना है। अब फॉर एग्जांपल हमें अगर बल्ब्स हैं तो बल्ब्स में सबसे बड़ा हमें ब्रांड लगता है फिलिप्स, मुझे लगता है फिलिप्स, बाकी तो और भी। टूथपेस्ट में बात करी जाए, टूथपेस्ट में डाबर का टूथपेस्ट हो गया, एंड जो पतंजलि ने अभी इतना स्टैंडर्ड टच कर लिया तो ऑब्वियसली बात है पतंजलि भी रिकमेंडेड है। बट इसी तरह से कंपटीशन रहता है नॉर्मल डे टू डे नीड्स में। तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो अगर नॉर्मल डे टू डे नीड्स को फुलफिल कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट एक स्टेबल सेल्स ले पाएगा, प्लस आपका प्रोडक्ट का जो वो है ना ग्रोथ, वो एक स्टेबल हो जाएगी। तो आप फिर अपने प्रोडक्ट को नॉर्मल कर दो। अब हल्दीराम का क्या है, नमकीन है, नमकीन तो ऑब्वियसली बात है सब खाते ही है ना, पूरे दिन में एक ना एक पैकेट नमकीन का खुलना ही खुलना है। ये हल्दीराम वालों जिन्होंने ये प्रोडक्ट जब लॉन्च किया उनके दिमाग में ये था कि नमकीन तो एक ऐसी चीज है जो नॉर्मली हम खाते ही है। पूरे दिन में कितने करोड़ लोग नमकीन खा जाते हैं, ठीक है, मतलब पैकेट खोल के खा जाते हैं। और कितने का मिलता है नमकीन का पैकेट, 5 रुपए 10 रुपए, वैरायटी है। अगर आपको सस्ती चाहिए, सस्ता भी मिल जाएगा, 5 रुपए का नमकीन का पैकेट है, 10 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है और बड़ा भी है। तो इट डिपेंड्स हो कि आपकी मार्केट में नीड कितनी है। तो नमकीन की नीड है, नमकीन लोग खरीदते हैं, कम पैसों में खरीदते हैं, ज्यादा पैसों में खरीदते हैं, डिपेंड्स, पर खरीदते तो जरूर है ना। तो बस फिर यहाँ से उनको समझ आया कि अच्छा, उन्होंने अपने प्रोडक्ट का ऐसा प्राइस रखा कि अब आपकी मर्जी है, आपकी खुद की चॉइस। अगर मेरे पास 5 रुपए की नमकीन खा लो, 10 रुपए खा लो, और महंगे में जाना है मतलब बड़ी क्वांटिटी में ले लो, आपको हर वैरायटी मिलेगी। तो जितनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट में वैरायटी आपको देखने को मिलेगी ना, क्वालिटी मेंटेन, ट्रस्ट मेंटेन के साथ में वैरायटी, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट ग्रो कर जाएगा। और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के सही ढंग के इस्तेमाल से, क्योंकि आपके देखो, आपका प्रोडक्ट सपोज मैंने ट्राई किया, किसी ने ट्राई किया और मैंने बोला हाँ यार इस प्रोडक्ट में दम है, इसको मैंने रिकमेंड किया, तू भी ट्राई कर। तो इस तरह से रिकमेंडेशन चेंज सिस्टम बन जाता है। तो ये जो रिकमेंडेशन में चेंज सिस्टम क्रिएट होता है ना, तो इससे बहुत बेनिफिट होता है। इससे एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केटाइज होता है, वरना आपको एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्च करना पड़ता है, आपको टीवी पे एड्स लगानी पड़ती है, न्यूज़पेपर में इश्तिहार देना पड़ता है, होर्डिंग्स लगाने पड़ते हैं, पोस्टर लगाने पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रोडक्ट ग्रो करेगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग गारंटीड प्रोसेस देता है कि आपका प्रोडक्ट ग्रो करेगा ही करेगा। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है ही एक ऐसी मार्केटिंग जो लोग खुद ही रिकमेंड करते हैं। अगर जब लोग ही रिकमेंड करेंगे किसी प्रोडक्ट को तो फिर तो ज्यादा चांसेस है ना प्रोडक्ट के ग्रो करने के। क्योंकि आपस में हम क्या करते हैं, जैसे देखो
व्हाट्सएप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कैसे बना? व्हाट्सएप लोग आपके हिसाब से बताओ, आपके हिसाब से क्या? मैं एक एग्जांपल दूं तो आपके हिसाब से भी व्हाट्सएप आपने पूरे दिन में एक ना एक बार तो किया होगा। अभी क्या पता आपने अभी जो मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हो या वीडियो देख रहे हो, इससे पहले आप व्हाट्सएप कर रहे हो या फेसबुक कुछ पोस्ट किए हो या इंस्टाग्राम को रील्स खोल रहे हो, तो ये हमारी डेली नीड्स बन चुकी है कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ये तो चलता ही रहता है। तो बस ये है। अब ये किस कैटेगरी में आता है? ये ऐप डेवलपमेंट है। इन्होंने ऐसा ऐप पहले वेबसाइट से शुरू किया था, फिर ऐप बनाया कि हम इसकी नॉर्मल डेली नीड है। हम रोज में न जाने कितनी वीडियोस को स्क्रॉल करते हैं, कितनी वीडियोस देखते हैं, और न जाने हम कितने ही व्हाट्सएप पे मैसेजेस अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स को या कोलीग्स को या फिर अपने आप को कंटेंट देखते रहते हैं। ये बेसिकली एक कंटेंट है, एक प्रोडक्ट है उनका कि जिसमें आप यूज करते रहते हो उनका डेली नीड्स। उन्होंने इस चीज को इस तरह से मार्केटाइज किया कि आपकी आज के टाइम में डेली नीड्स है। एंड व्हाट्सएप आपको बिजनेस में भी बहुत हेल्प करता है। ऐप चलवा लो, चाहे व्हाट्सएप पे स्टोरी डाल दो, सेम फेसबुक पे, सेम इंस्टाग्राम पे, सेम यूट्यूब पे, जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड अगर आप पॉडकास्ट है तो वेरियस अलग प्लेटफॉर्म पे अगर आप सुन रहे हैं, तो इस सबकी अपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है यार। ये बेसिकली है वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, कि आपका प्रोडक्ट में दम है, आपको पता है, तो बस वो ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन सिस्टम में चल जाता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, कि अपने माइंड को शांत रखा हुआ है कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो सही ढंग से चल रहा है, तो बस ठीक है, अपने आप रिकमेंड हो जाएगा। जब आपके दिमाग में ये चीज आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज ग्रो करेगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, ओवर कॉन्फिडेंस। आपको अपने प्रोडक्ट या अपने ब्रांड के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। अगर ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो फिर वो ग्रो करने की बजाय ना नेगेटिव में चला जाएगा। मतलब ग्रो तो कर जाएगा थोड़े टाइम तक, फिर वो नेगेटिव चला जाएगा। क्योंकि ये जहां पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपको ये लगने लगेगा, ईगो आ जाएगा आपके अंदर कि मैंने तो यार प्रोडक्ट ग्रो करा दिया, वाह क्या बात है। ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, आपने तो सेल्स बढ़ा दी। सेल्स एक बार बढ़ती है, पर स्टेबल रखना कोई मामूली काम नहीं है। सेल्स तो बढ़ा दोगे आप, लेकिन फिर कब तक स्टेबल रखना होगा? स्टेबिलिटी इज मोस्ट एंड मतलब यूं समझ लो नींव है किसी भी ब्रांड की। जितनी ज्यादा स्टेबल सेल्स होगी ना उस ब्रांड की, उतने ही ज्यादा चांसेस हैं वो कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट करता रहेगा, एग्जिस्टेंस में रहेगा। अगर वो एग्जिस्टेंस से ही गायब हो गया तो फिर क्या बात है? फिर तो प्रोडक्ट मतलब हवा बन जाएगा। हाँ कोई प्रोडक्ट है ना, तो वो एक हवा की तरह आएगा। हवा का झोंका नहीं था, हवा आई एंड आपका ब्रांड ग्रो किया, एंड जब उसकी क्वालिटी डाउन हुई तो हवा की तरह वो उड़ गया। ऐसे चलते हैं ब्रांड, हवा की तरह आते हैं, नहीं टिकते नहीं है, उड़ जाते हैं। लेकिन टिकता वही है जिसकी क्वालिटी और ट्रस्ट मेंटेन हो, एंड वो सही ढंग से अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को ग्रो करे। वरना हवा की तरह आना जाना तो चलता है। मेरे को टिके रहना है कि हवा आए, आप ना उड़ो, उस आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट उस हवा से उड़े ना, खड़ा रहे ऐसे स्टेबल, उड़ के दिखाए। तो हवा आए, जो कितनी हवा है वो स्टेबल रहे, मैं तो नहीं हिलने वाला है, आई एम स्टेबल। तो बस इसी तरह से लाइफ में भी स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो लाइफ में भी एक बहुत चीजें इन्वॉल्व होती है यार स्टेबिलिटी में। अब उसके ऊपर मैं बताऊंगा बहुत डिटेल में पॉडकास्ट कि लाइफ में स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन करना है। लेकिन अभी बात कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। तो बेसिकली गाइस ये बहुत सही तरीका है कि अगर आपका प्रोडक्ट खुद ही रिकमेंड हो जाए लोगों को, तो और क्या चाहिए आपको? फिर तो आप बोलोगे हाँ यार यही तो हमें चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट लोग खुद ही रिकमेंड कर दे। जब लोग खुद ही रिकमेंड कर देंगे तो फिर तो ऑब्वियस ही बात है ना, लोगों के दिमाग में आएगा हाँ यार इस प्रोडक्ट को एक बार ट्राई करना चाहिए, उसने मुझे रिकमेंड किया था या इसने मुझे रिकमेंड किया था, या आपके किसी चाहने वाले ने, आपके किसी कोलीग ने, आपके किसी फ्रेंड ने, कोई रिलेशन में, कोई भी आपको रिकमेंड कर सकता है प्रोडक्ट। आपने यूज किया, आपको अच्छा लगा, आपने आगे रिकमेंड कर दिया। अब इसी तरह से अमूल है। अमूल आई थिंक बहुत पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा पुराना। आई थिंक वो आजादी के टाइम से पहले का ही होगा अमूल प्रोडक्ट। हाँ मुझे लग रहा है 1930s के टाइम पे आई थिंक अमूल की जो ब्रांड है वो सेट हुआ था। अमूल तब से लेके आज तक है। अगर इसको 100 साल से 100 साल होने को हो रहे होंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट हो जाएंगे अभी थोड़े कुछ 4-5 सालों के अंदर। तो हम जस्ट इमेजिन करो इतने सालों से अमूल की जो मार्केट है वो टिकी हुई है। मतलब कितने ब्रांड्स आए उसकी कंपटीशन में, लेकिन अमूल तो अमूल है। अमूल दूध पीता है इंडिया, ये एक टैगलाइन, या फिर वो होता है ना अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, ये एक टैगलाइन कितने सालों से चली आ रही है, कितने सालों से। तो अमूल के तो हमने आई थिंक पनीर
दूध, मक्खन, घी, या फिर आई थिंक क्या बोलते हैं इसका, क्रीम, अमूल क्रीम सबसे फेमस। अमूल क्रीम आई थिंक सबने ट्राई करी होगी, इवन मैंने खुद खाई भी है। इतनी मतलब टेस्टी बहुत लगती है अमूल क्रीम। एंड अमूल का जो मक्खन तो आई थिंक मैंने ज्यादा ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि वैरायटी है ना व्हाइट मक्खन, उसकी नहीं बात कर रहा मैं। इनका जो सबसे फेमस प्रोडक्ट है वो है अमूल बटर। वो है ना, वो 10-20 रुपए की जो इनकी मतलब 10-20-30 रुपए की जो टिक्की मिलती है, अमूल बटर इनका सबसे फेमस प्रोडक्ट है। एंड अमूल दूध तो आई थिंक ट्राई करता हूँ, लेकिन अमूल बटर एक ऐसी चीज है जो आई थिंक मेरे ख्याल से बटर जो है इंडिया में हम अमूल का बटर के नाम से जानते हैं। क्योंकि मैं बचपन से अगर अमूल का नाम सुना है तो अमूल दूध और सब तो मैंने इतना ज्यादा ट्राई किया, बट अमूल बटर एक ऐसी चीज है जो पता ही है हमें। अब बटर का मतलब हमें क्या लगता है, अमूल है। तो ये मेरे दिमाग की, मैं अपना पीओवी बता रहा हूँ कि जब मेरे दिमाग में बटर की बात आती है तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा, अमूल बटर। और तो कोई आए ना आए, आई डोंट नो, कंपटीशन तो बहुत है और भी ब्रांड्स है, लेकिन अमूल बटर मेरे दिमाग में आता है क्योंकि उन्होंने इस ढंग से मार्केटाइज किया है कि इनका ये एक प्रोडक्ट, सिर्फ ये एक प्रोडक्ट लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, बटर मतलब अमूल का बटर। दूध में तो मेरे ख्याल से वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है, ताजा दूध आप प्रेफर करेंगे या फिर अमूल का दूध तो पैकेट वाला दूध होता है, वो तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आप ज्यादा प्रेफर करेंगे अमूल का दूध। जो रूरल एरियाज है, ये नॉर्मल वाले, इनमें आई थिंक ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलती है। जो गांव का इलाका होता है यहाँ पे तो ताजा दूध होता है, यहाँ पे अमूल वाला दूध ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। लेकिन अमूल बटर एक ऐसी चीज है जो आई थिंक हर कोई ट्राई कर ही लेगा। मतलब इट्स लाइक, हाँ यार खाना में बटर डालना तो वो बात है, अगर आप प्योरिटी में खुद ही बटर बना लेंगे वो ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएं एंड आपको जैसे सपोज कोई रेस्टोरेंट में खा रहे हो तो वहाँ पे आई थिंक बटर ही ज्यादा रिकमेंड होगा, तो अमूल का बटर नहीं होता है। वो येलो कलर का जो बटर होता है काफी टेस्टी लगता है ना आपको। क्योंकि मुझे याद है जब मैं आई थिंक बहुत टाइम हो गया इस बात को, मैं गया था 2000 आई थिंक मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 2012-13 के टाइम। तो गाइस तब मैं जब गया था तो 2012-13 के टाइम पे मैं मनाली गया था, कुल्लू मनाली में, मतलब फैमिली के साथ गए थे, ठीक है। तो वहां पे मैंने खाया था आलू का पराठा, आलू का पराठा मुझे आज भी याद है वो टिक्के वाला। तो उसमें जो बटर रिकमेंड किया था तो मैंने को बोला था बटर दे दो, तो उन्होंने से अमूल का बटर डाला। मैंने कहा और कोई बटर नहीं है, कह रहे नहीं यही हमारे यहाँ मिलता है। तो मुझे बहुत स्वाद लगा था। इस तरह से मैंने कई बार खाया, तो इस ढंग से उन्होंने अपने दिमाग में हमने ठान लिया, मतलब मान लिया कि अमूल का ही बटर सबसे बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि और बटर बेस्ट नहीं है, बट ब्रांड होता है, ब्रांड इमेज, एक ब्रांड इमेज उन्होंने इस ढंग से सेट करी है कि लोग एक ना एक बार पूरे दिन में अमूल का बटर ट्राई करेंगे। या टाटा टी आई थिंक टाटा सोल्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि नॉर्मल घर में हर किसी के मिल जाएगा, किसी भी घर में चल जाए। आई थिंक टायर 1 छोड़ो, मैं अमीर की तो अमीर गरीब में भी अगर आप, मतलब मैं ऐसा कहना नहीं चाहता, बस जिनकी सैलरी 10,000 से कम होती है उन्हें हम बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड में कहा जाए टायर 3 की ऑडियंस कहते हैं, जो कि 10,000 से कम कमाते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं मतलब पुअर पीपल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। तो बेसिकली गाइस वहां तक पे भी टाटा का सॉल्ट मिलता ही मिलता है, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि आई थिंक किसी भी खाने में डलता ही डलता है, ठीक है। तो एक नेचुरल नीड है वो, ठीक है। सॉल्ट तो हम यूज करेंगे, अब इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा, बहुत सारे सॉल्ट है, लेकिन फिर भी टाटा सॉल्ट ही हम क्यों रिकमेंड करते हैं, क्योंकि उसकी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पॉजिटिव है। उसका जो रिजल्ट्स है, उसका जो टेस्ट है वो हमें पॉजिटिव रिव्यू देता है, स्वाद लगता है। तो इसी तरह से कंपटीशन। अब मिर्चों की बात करी जाए तो मिर्चों में टाटा मिर्च नाम का कोई प्रोडक्ट नहीं है। मिर्चों में कौन है, MDH मसाले या फिर देगी मिर्च। देगी मिर्च एक ऐसी मिर्च है जो राजस्थान के इलाकों में उगती है, तो वहां की ये मिर्च सबसे ज्यादा फेमस है। MDH की देगी मिर्च या देगी मिर्च का तड़का, अंग भड़का। तो बेसिकली क्या है कि मिर्च की कैटेगरी में हम MDH के मसाले रेकमेंड करते हैं, ये एवरेस्ट। अगर आपको पानी पूरी है इसमें तो एवरेस्ट। तो इस ढंग से इन्होंने अपनी मार्केटाइज करी कि कैटेगरी वाइज बनाया है कि इस एक कैटेगरी में आप परफेक्ट हो, तो बस आपका जो प्रोडक्ट है किसी एक कैटेगरी में अगर फिट बैठ गया तो उस कैटेगरी की आगे सब कैटेगरी बहुत सारे होंगे, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्ट को मेगा बनाना चाहते हो तो आपको स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और उसकी क्वालिटी एंड यूनिकनेस को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो टॉप पे रहे। मतलब उसका कंपटीशन चाहे कितने प्रोडक्ट आए जाए बट वो टॉप पे रहे सेल्स के कारण। तो बस, या अगर आपको ये चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट सिर्फ स्टेबल सेल्स पर रहे, तो स्टेबल सेल्स तो आप ऑफलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो आ जाते हैं,
लेकिन अगर मेगा लेवल पे जाना है तो फिर थोड़ा सा नयापन और रिस्क लेना पड़ता है। नयापन और रिस्क लेोगे तभी वो चीज बड़ी चीज बन सकती है, अदरवाइज रिस्क नहीं लोगे तो फिर वो चीज एक स्टेबल तो रहेगी बट ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रहेगी, और फिर वो चीज लोगों को पता ही नहीं चलेगी। अब देखो सबसे फेमस प्रोडक्ट जैसे एयरटेल है, आइडिया है, ये सारे प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट है जिनके बारे में हम जानते ही हैं, वो अपनी सब कैटेगरी में टॉप पे है। तो बस ये है सारा खेल कि हमें अपना प्रोडक्ट का पॉजिटिव रिव्यू लोगों के अपने आप देना चाहिए, कि लोग हमारा प्रोडक्ट यूज करके अपने आप ही उसका पॉजिटिव रिव्यू दे दें। अगर वो अपने आप ही उसका पॉजिटिव रिव्यू दे देंगे तो इससे तो बड़ी बात कुछ और है ही नहीं, है ना गाइस। तो बेसिकली यही सारा खेल है कि अगर आपको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करना है तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखो, इसका जो ट्रस्ट है वो रहना चाहिए, स्टेबल सेल्स होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट उसका जो प्रोडक्ट है वो यूनिक होना चाहिए। कुछ डिफरेंट भी ट्राई करते रहो, बहुत ज्यादा ना करो, थोड़ा सा करो ताकि आपकी सेल्स बनी रहे, स्टेबल रहे, क्योंकि स्टेबिलिटी सेल्स तभी जब आपके प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया बनो, थोड़ा सा भी हो ना तो भी चल जाएगा। as simple as that। आई होप सो गाइस आपको इससे समझ आ गया होगा कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो किसी भी ब्रांड को हम एक सक्सेस का मूव बना सकते हैं। दैट डिपेंड्स कि वो आपका प्रोडक्ट, इससे मैटर नहीं करता नया है कि पुराना, आप किस ढंग से उसे एडवर्टाइज कर रहे हैं, किस ढंग से उसे मार्केटाइज कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, यूनिकनेस और ट्रस्ट मेंटेन है कि दैट मैटर्स अ लॉट, एज सिंपल एज दैट। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।